जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मैंने फ्री जीके सीरीज़ का आगाज़ किया है। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको फ्री लेक्चर मिल जाएंगे इसमें। इससे पहले मैं अपने फिज़िक्स के सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के लिए लेक्चर जो है उसे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे जिनकी फ़िज़िक्स है तो काइंडली आप वो भी देख लें। तो मैंने अपने जीके फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की, एप्पल के, अमेज़न के बारे में, यूट्यूब और फेसबुक की फाउंडेशन और इनकी जो है सीईओ के बारे में। तो आज इसकी सेकंड वीडियो है इस तसलसल में, और ये मैं वीडियो जो है इस बेस पे बना रहा हूँ कि आप जो पीपीएससी और एफपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो जो फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हाई एक्सपेंसिव अकेडमीज जो हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक मेरी कोशिश है। उम्मीद आपको ये पसंद आएगी। तो एक और एमसीक्यूज के साथ उसकी डिटेल टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। पास्ट पेपर को देखें तो उसमें एक एमसीक्यूज आया हुआ है आपके पास के प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल जो है उसको क्या उसे कहते हैं, प्रोडक्ट टेबल को फाउंड किसने किया? तो प्रोडक्ट टेबल आपके पास ऐसा टेबल है जिसमें केमिकल्स के जो एलिमेंट हैं उन्हें तरतीब से रखा जाता है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब से रखा जाता है, और ये जो तरतीब दी जाती है ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के हिसाब से दी जाती है। एलिमेंट के जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसके मुताबिक प्रोडक्ट टेबल में उसकी जो है जगह बन जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। यहाँ पे इस पे भी आपके पास एफपीएससी में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट जो पेपर हुए हैं उसमें एफआईए के पेपर हों या आपके पास इंस्पेक्टर कस्टम के हों, उसमें आपके पास एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको सरसरी सा बता दूं कि एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है। आपके पास एक एटम जो है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक को हम कहते हैं प्रोटॉन, और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ये जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी कुल तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब अगर आपके पास बात हो एटॉमिक मास की, एम का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक मास, तो ये किसी भी एटम के मौजूद अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को कहते हैं। इसी तरह एटॉमिक नंबर ए एन, एटॉमिक नंबर होते हैं किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद। तो मेंडलीव जिसने प्रोडक्ट टेबल को तरतीब दिया था उस शख्स का नाम था मेंडलीव। तो मेंडलीव जो है उसने जो प्रोडक्ट टेबल को बनाया वो किस बुनियाद पे बनाया? वो बनाया एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो एटॉमिक नंबर की बेस का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उसकी बेस पे उसने प्रोडक्ट टेबल को तरतीब दिया। अगर एक प्रोटॉन तो एक उसका एटॉमिक नंबर, दो प्रोटॉन तो वो उससे नीचे दो नंबर, तीन चार इस तरह करके मेंडलीव ने प्रोडक्ट टेबल को तरतीब दिया। एक एमसीक्यूज आता है। दूसरा किस बेस पे दिया? एटॉमिक नंबर की बेस पे दिया। तीसरा एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की कुल तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं मज़ीद आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड, बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कि आपके जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, और मैथ से रिलेटेड और फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें भी शामिल करूँगा। लिहाजा आप इन वीडियोस को जो मेरी आती जाएं इन्हें देखते रहें, ये आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन पे एटॉमिक नंबर की बेस बनती है। फिर एमसीक्यूज आता है कि प्रोडक्ट टेबल का पहला जो एलिमेंट है उसका नाम बताएं। तो जो आपके पास प्रोडक्ट टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो सबसे हल्का लाइटेस्ट एलिमेंट है, और उसका नाम है हाइड्रोजन। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है
वो आपके पास 1 होता है। मतलब हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो आपके पास 1 है। इसलिए आपके पास पहला लाइटेस्ट जो एटॉमिक नंबर या एलिमेंट है वो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी थोड़ी समझ आई होगी। उसके बाद एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि पीपीएससी एफपीएससी में पूछा जा चुका है और मजीद पूछा जाएगा आने वाले इम्तिहान जो आपके आएंगे एफआईए वगैरह के या पीपीएससी के, उसमें पूछा जा सकता है। वो आपके पास क्या है? वो रिसेंट टॉपिक एक चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो वो है सो मोटो पावर। सो मोटो पावर आपको पता है आजकल इस पे पॉलिटिकल बड़ी डिबेट हो रही है और जुडिशरी और पार्लियामेंट आपस में कन्फ्लिक्ट में है। किस वजह से? सो मोटो पावर की वजह से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उसकी जो एक शिक है, उसका जो आर्टिकल है, और उसका आर्टिकल है 184 पैरा 3। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपके पास सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, जो कि इस वक्त जस्टिस जो है उमर अता बंदियाल है, उनको सो मोटो पावर की जो है इजाजत देता है। तो आपके पास एमसीक्यूज आता है कि सो मोटो पावर जो है वो किस आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस इस्तेमाल करता है? तो ही यूजेस सो मोटो पावर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3। इसके तहत चीफ जस्टिस जो है सो मोटो पावर इस्तेमाल करता है। एक ये सवाल। उसके अलावा एक और आर्टिकल 63 पैरा ए। ये जो 63 ए आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी एमसीक्यूज में आ सकता है और करंट अफेयर की आजकल बड़ी जीनत बना हुआ है। उसमें आपके पास ये है कि 63 ए में पार्लियामेंट्री पार्टी को डिस्कस किया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी मतलब ये है कि 63 जो आर्टिकल था वो कहता था कि जो आपके पास हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा आपके पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, उसका डिसीजन जो होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन अप्रैल में जब हमजा शहबाज की हुकूमत को चेंज करके परवेज इलाही साहब की हुकूमत आई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रेसिडेंट जो है उसका इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। जो एक दिन कबल पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक वो फैसला माना जाएगा। यानी एक शख्स की अब्सोल्यूट पावर को ख़त्म किया गया और इसमें पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार दिया गया। इसे हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम, कि सबकी विजडम के तहत जो है फैसला जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। एक और करंट अफेयर में आजकल जो आर्टिकल बड़ा ही गौर फिक्र में है, वो है आर्टिकल 222, आर्टिकल 222। आपके पास 222 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 222 कहता है कि अगर आप असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज या नेशनल असेंबली को अगर डिसॉल्व किया जाए, अगर असेंबली को क्या किया जाए? डिसॉल्व किया जाए। ठीक है। तो उस डिसॉल्व होने के बाद 90 डेज में इलेक्शन होंगे। ठीक है। ये बात अहम है, इसको याद कर लें। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। आपके जो आने वाले इम्तिहान है उसमें ये पूछा जा सकता है। तो 222 आर्टिकल के मुताबिक अगर असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया, अगर असेंबलीज को तहलील किया गया, देन इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। ठीक है। और अगर असेंबलीज जो हैं अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, इफ असेंबलीज हैव कंप्लीटेड देयर टेन्योर, तो जब उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया 5 साल का, तो इलेक्शन जो हेल्ड होंगे वो होंगे 60 दिनों में, 60 डेज में। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, इन चीज़ों को आपने लाजमी तैयार कर लेना है। आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं, मेरे चैनल के थ्रू कमेंट करें नीचे, अपना व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपको जो है नोट्स भी
हैंड रिटन अपने दे दूंगा। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 रेलिवेंट आर्टिकल डिस्कस किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैं इसमें मजीद बेहतरी और इसमें मजीद इजाफा सिचुएशन के मुताबिक करता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ एमसीक्यूज इंग्लिश से आते हैं। मैं एक मिक्स करके चीज़ों को चल रहा हूँ और ये वीडियोस मेरी 10 से 12 मिनट की होंगी ताकि आप बोर भी ना हो और आपको टू द पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलता रहे पेपर के पर्सपेक्टिव से, इधर उधर का नॉलेज नहीं। जी नेक्स्ट आपके पास है कुछ एमसीक्यूज इंग्लिश लिटरेचर में से आ जाते हैं। कुछ लोगों ने लिटरेचर नहीं पढ़ा तो इसलिए उनको मुश्किल होता है। जैसे बड़े अहम जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइड एंड प्रिजुडाइस एक नॉवल है। एग्जामिनर पूछता है ये किसने लिखा है, तो ये नॉवल लिखा है जेन ऑस्टन ने। बड़ा मशहूर और मशहूर ज़माना नॉवल है और इसका नाम है प्राइड एंड प्रिजुडाइस। इसके बाद आपके पास हेमिंगवे जो है, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनका नॉवल पूछ लेते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी जो कि पाकिस्तान का जो बीए का कुरिकुलम है उसमें भी है। ये हेमिंगवे ने लिखा द ओल्ड मैन एंड द सी। एंड उन्होंने एक और लिखा अ फेयरवेल टू आर्म। अ फेयरवेल टू आर्म, ठीक है। असले को खैर बात कहना। ये दो नॉवल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप मजीद देख लें फॉर होम द बेल टोल्स। फॉर होम द बेल टोल्स, ये आपके पास जो है नॉवल हेमिंगवे के हैं। हेमिंगवे पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हेमिंगवे जो है उनके नॉवल जो थे वो बड़े मोटिवेशनल थे, कमिटमेंट पे थे, डिसिप्लिन पे थे, एफर्ट पे थे। इनकी बड़ी मशहूर लाइनें हैं कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। इस तरह की इनकी मशहूर ज़माना जो है इनके जो है लाइनें थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शख्स खुद ऑप्टिमिज्म उम्मीद का दर्स दे रहा था, एंड पे वो खुद पेसिमिज्म यानी मायूसी का शिकार हो जाता है और ये एंड पे जो है खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी। इनके इसके अलावा आपके पास जो है जॉर्ज ऑरवेल, इनके नॉवल आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल का जो मशहूर नॉवल है वो है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म जो है बड़ा अहम है। एनिमल फॉर्म जो है ये एक बड़ी ही मज़ा किस्म की नगारी है। एक क्रिटिसिज्म है, सॉफ्ट क्रिटिसिज्म है डिक्टेटरशिप पे, हिटलर पे, जोसेफ स्टालिन पे और इस तरह के मुख्तलिफ जो डिक्टेटरशिप गुजरे हैं डिक्टेटर्स उन पे एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवल है एक तनकीद करता है। उसके अलावा 1984 जो है वो भी एक मशहूर ज़माना नॉवल है, वो भी जॉर्ज ऑरवेल का है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो नॉवल हैं वो इन्होंने तहलील किए हैं और ये आपको एमसीक्यूज में आते हैं। इसके अलावा चार्ल्स डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स भी एक बड़े मशहूर नावल निगार हैं और इनका जो मशहूर नावल है जो पूछा जाता है वो है आ टेल ऑफ टू सिटीज। आ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी। ये जो नावल है इट कवर्स द सिचुएशन इन द पेरिस एंड फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो पेरिस और फ्रांस दो शहरों में जो भी मसाइल पेश हुए, चाहे वो इकोनॉमिक थे, वो पॉलिटिकल थे, वो सोशल थे, वो रिलीजियस थे, वो बिहेवियर थे, वो वुमेन से रिलेटेड थे, वो किसी भी तरह के जो भी मसले थे वो सब को बड़े खूबसूरत अंदाज से चार्ल्स डिकन्स ने आ टेल ऑफ टू सिटीज जो है उसमें कवर किया। ये
फ्रेंच रेवोल्यूशन पर एक जो है बड़ी खूबसूरत मंजर निगारी है, तो आप इसे देखें। तो ये मेरी मुख्तसर वीडियो है, इस तरह आपके पास मज़ीद वीडियोस आती जाएंगी जो कि आपके जीके में इजाफा करेंगी और आपको इन इम्तिहानात में कामयाब होने का एक रास्ता देंगी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई है। पसंद आए तो इसे मज़ीद शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसको लाजमी देखें। थैंक यू सो मच।